अभी आता हूं बात, जो बड़ा सवाल आपने किया कि क्या इंडिया ने ऑप संदूर का युद्ध पूरा अपना अचीव होने से पहले रोक दिया? क्या हम थोड़ा और आगे जा सकते थे? क्या पाकिस्तान को और मिलिट्री और इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा सकते थे? तो उसका जवाब मेरा यह है, हम जब भी कोई देश और मिलिट्री लड़ाई में जाते हैं तो उनका एक एम होता है कि हम इस एम को अचीव करने के लिए युद्ध के लिए जा रहे हैं, और एक उनके एंड स्टेट दिमाग में रहती है कि जब ये एंड स्टेट अचीव हो जाएगी तो जिस कारण से हम लड़ाई में आए थे वो हमारा कारण, जब हमारा वो मुद्दा पूरा हो जाएगा, और उसके आगे हम नहीं चाहेंगे कि बेवजह लड़ाई को बढ़ाया जाए जिसमें कोलेटरल डैमेज या सिविलियन डैमेज और इवन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डैमेज भी हो सकता है। तो इंडिया जब लड़ाई में गया, जब 6-7 की रात को 1:05 में हमला शुरू हुआ, रात के 1:30 पे जो एडीजी पीआई ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला ऑपरेशन संदूर द जस्टिस इज सर्व्ड, और उसी में एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारा मुद्दा सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर इंस्टॉलेशन, टेरर हेडक्वार्टर्स जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया है और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है, हमारा मुद्दा सिर्फ उन्हें टारगेट करना है। दूसरी बात कही गई थी, हमारा मुद्दा नहीं है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करें। तीसरी बात कही गई थी कि हमारा मुद्दा नहीं है कि हम सिविलियन को टारगेट करें। और चौथी बात कही गई थी कि हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई बढ़े या इसकी एस्केलेशन हो, हम एस्केलेशन लैडर की तरफ जाना नहीं चाहते, हमारा सिर्फ लिमिटेड एम है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हिट करना। अभी इसमें क्या ये लड़ाई थी जो पहला हमने अटैक किया, जो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को नष्ट किया या टेररिस्ट हेडक्वार्टर को नष्ट किया, क्या वो लड़ाई थी? वाज इट अ वॉर? तो इसके बारे में आपका ध्यान मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, करीब 15 साल पहले, जब ओसामा बिन लादेन ने यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को अटैक किया था, वो एक आतंकी हमला था। उस आतंकी हमले के रिटेलिएशन में यूएसए ने एबटाबाद में, पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट से 100 मीटर दूर, यूएसए ने एबटाबाद में आकर घुसकर ओसामा को पिक करके बाद में मार के समुद्र में फेंक दिया था। उन्होंने फिजिकली इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की थी, उन्होंने फिजिकली किसी को देश से उठा लिया था और जाके समुद्र में फेंक दिया। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहलाया था, वो सिर्फ रिटेलिएशन टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या 9/11 की रिटेलिएशन या उसका बदला कहलाया था, और वो क्रॉसिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री एक्ट ऑफ वॉर नहीं था। सिमिलरली जो हमारे आतंकी ठिकानों के खिलाफ हमले थे वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं थे, वो एक रिटेलिएशन थी पहलगाम अटैक, टेररिस्ट अटैक के खिलाफ, और उसके बाद में हमारी तरफ से आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी थी जिसका हमने डिक्लेयर किया था। आवर एम एंड एंड स्टेट वाज डिक्लेयर्ड कि हम, ये हमारा एम था और ये हमारी एंड स्टेट है कि हम आगे नहीं चाहते कि लड़ाई बढ़े। उसके बाद में पाकिस्तान ने मिलिट्री बारूद या मिसाइल्स या ड्रोन्स इंडिया की धरती में डाले, जिनको टारगेट किया गया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, टारगेट किया हमारे सिविलियंस को, वो एक्ट ऑफ वॉर है। जब आपका मिलिट्री हार्डवेयर दूसरे देश के मिलिट्री इक्विपमेंट या इंस्टॉलेशन को टारगेट करे या दूसरे देश के सिविलियन को टारगेट करे एक मिलिट्री के द्वारा, वो एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि वो लड़ाई की घोषणा है। तो पाकिस्तान वाज द अग्रेसर इन दिस केस। पाकिस्तान ने जंग शुरू की, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया था। और उस जंग के एक और जो बात इतिहास में पहली बार हुई कि एक न्यूक्लियर देश 72 घंटे में एयर डिफेंस बिल्कुल विफल हो गया, एयरफोर्स बिल्कुल ग्राउंडेड हो गई। उसके बाद में हमारे डिफेंस फोर्सेस ने उनके 13 ठिकानों पे हमले किए, 11 एयरबेस, इंक्लूडिंग सम वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस एंड एसेट्स। हमारी एक भी अटैक को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तमाम हमारे जो हमले थे, जो हमारे प्रोजेक्टाइल्स थे, जो हमारी मिसाइल्स थी, अपने टारगेट पे पहुंची और बिल्कुल प्रिसाइज 2 क्रॉस रोड हैं वहां पे एयरलाइन, अपना एयर स्ट्रिप्स की, और उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर हिट किया ताकि एक ही मिसाइल से दोनों एयर स्ट्रिप्स बर्बाद हो जाए। और जैसे पहले टारगेट भी हमने जो टेररिस्ट टारगेट चुने थे, उनका भी एक्यूरेसी इतनी थी कि जहां पे वो परिवार बैठा है वहां पे जाके, चाहे वो अंडरग्राउंड था, वहां पे जाके वो फटे। तो प्रिसाइज इंटेलिजेंस, प्रिसाइज वेपन सिस्टम मैचिंग एंड प्रिसाइज डिक्लेरेशन के हम ये कर रहे हैं, इसके आगे हम नहीं कुछ करेंगे। तो हमारा जो एम था, फर्स्ट जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, जब पाकिस्तान ने वॉर शुरू कर दी, जंग शुरू कर दी, तब हमारा एम था
कि हमने पाकिस्तान को बताना है कि हम आपको हिट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम एस्केलेशन नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को इस हद तक दबा दें या मजबूर कर दें कि कोई बेवकूफ़ आदमी वहां पे न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर ले। तो इन सब परिस्थितियों के दौरान जब हमने घोषणा की कि हम आज शाम से सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज का एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, उसके लिए भी गुहार पहले पाकिस्तान ने लगाई। पाकिस्तान ही अमेरिका के पास गया, पाकिस्तान ने ही 11 तारीख को 3:35 पे उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हम इसके बाद कोई फौजी कार्रवाई नहीं चाहते, प्लीज सीजफायर कीजिए। 10 तारीख को सर, 10 तारीख को। तो 4 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर पावर देश वाज ऑन इट्स नीज, न्यूक्लियर पावर वाज ऑन इट्स नीज, इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। और ये चीज गवारा नहीं थी वेस्टर्न वर्ल्ड को, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया कि उनको अपने हथियार बेचने हैं। एक तरफा लड़ाई होगी और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती, और ज्यादा वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते, और F-16 या चाइनीज वेपन ग्राउंड के ऊपर खड़े खड़े डिस्ट्रॉय हो जाते, तो फिर साख बचानी मुश्किल हो जाती। इसलिए इस जंग को यहीं रोका गया, और हिंदुस्तान का एम और एंड स्टेट क्लियर थी और वो अचीव हो चुका था। अगर हमारी एंड स्टेट ये होती कि हमने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली डिवास्टेट करना है या डिस्ट्रॉय करना है, अगर हम इस मुद्दे से जंग में जाते, देन जो लोग बात कर रहे हैं फिर वो बात सही होती। लेकिन हम मुद्दे जिससे जंग में गए थे वो अचीव हो चुका था, और उसके बाद में हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, चौथी कंडीशन थी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। हम एक शांति प्रिय देश हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम एक पीस लविंग कंट्री हैं। हम पे जब आतंकी हमले हुए हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। उसके बाद में जब आपने मिलिटरली हम पे हमला किया, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया और आपको ये बात बता दी कि आपका वजूद हमारे सामने मिलिटरली कुछ नहीं है, हम इससे ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन द कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, हमने अपना एंड स्टेट अचीव होने के बाद में सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी या लड़ाई के जो खात्मे के लिए। तो खान सर एक है वो, उन्होंने ना 2 बातें कही थी जिसपे बहुत चर्चा भी हुई। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये बात कही कि भाई भारत ने पाकिस्तान को उस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे इजराइल कर रहा है गाजा में। एक बात उन्होंने ये कही। फिर मैंने उनसे पूछा कि भारत मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाता है, भारत सिविलियंस को टारगेट नहीं करता। तो बोले कि बिजली घर गिरा देते, उनके जो ऑयल रिफाइनरीज थी उनको टारगेट कर देते। तो मैंने कहा उसमें सिविलियन मरते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बोले वो तो कोलेट्रल डैमेज होता है, उसके लिए इंडियन फोर्सेस थोड़ी जिम्मेदार है। तो ये एक तो मुझे इस बिंदु पे ये जब आपसे ये कहा जाता है कि भाई भारत ने इजराइल की तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया है पाकिस्तान को, आपसे बेहतर भला कौन जानता है कि भाई जितना करीब से आपने पाकिस्तान, वहां का सिस्टम, हमारे सिस्टम, दोनों को इतना इनसाइड आउट आप जानते हैं। आप जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, और ये इकलौता स्टेटमेंट नहीं है, तो मैंने किसी को कोट करके आपको बताया, बहुत है, इस पे बहुत डिस्कशन चल रहा है। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि भाई भारत ने सरेंडर कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ की लीडरशिप को टारगेट करने के लिए कह रहे हैं इंडिया ने सरेंडर कर दिया, बल्कि और डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। ये कहना है, एक स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है। मैम इसको भी मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। इजराइल गाजा और भारत पाकिस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। गाजा इज नॉट अ रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी ऑफ अ नेशन। गाजा जो है एक आतंकी ग्रुप है, हमस, और गाजा के पास में स्टैंडिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं है। गाजा के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। गाजा के पास में सपोर्ट इन द इमीडिएट विसिनिटी बहुत कम है। गाजा एक सिर्फ अपना अंडरहैंड डीलिंग्स पे अपना देश उस इलाके को चला रहा था। और इजराइल के पास गाजा की एक खबर है, क्योंकि इजराइल कुछ देर पहले गाजा में घूम फिर रहा था, और अभी भी उनके एसेट्स हैं। तो इन 2 चीज़ों को कंपेयर करना ठीक